प्रैक्टिस सेट नंबर 71 पर आज हम लोग बात करेंगे। इतिहास के प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा है उसमें 70 सेट ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं। तो 71 का जो ये सेट नंबर है इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं और हमारे सेट नंबर 71 का जो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है इनके माध्यम से आपका जो सिलेबस है उसका रिवीजन हो रहा है। व्याख्या के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार आप सुनते हैं, समझते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके ये सेट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम जिसमें इतिहास विषय आएगा उन सभी के लिए ये बराबर आपको लाभ देने वाला है। सीरियसली इसको पढ़िए, सुनिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारे इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 पर हम जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे लिए क्या है। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। ये जो क्वेश्चन है 1929 के कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन है, जो वार्षिक अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, उसके 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो संकल्प पारित किए गए थे, इनमें से कौन सा संकल्प उनमें से नहीं है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पार्ट है हमारे भारतीय इतिहास का जहां पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत तीव्रता हम देखते हैं और कांग्रेस में भी समय समय पर तमाम जो उनकी राष्ट्रीयता है उसमें परिवर्तन हम देखते हैं। गांधी युग यहाँ पर चल रहा है, असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है, समाप्त भी हो चुका है, स्वराज पार्टी का भी गठन हो चुका है। इन तमाम चीजों को हम पीछे पड़ चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होता है। खासतौर से इतिहास सब्जेक्ट में घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए आप पीछे जाकर के बाकी सेट को जब पढ़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये और अच्छे से समझ पाएंगे, इनके आंसर आप दे पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्पों में शामिल नहीं था। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, भारत की विदेश नीति की घोषणा। ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा। ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की तैयारी। और ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो जब आप 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्पों को देखते हैं तो स्पष्टतः आपको समझ में आता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया था। बाकी ये जो 3 है ABC, इन तीनों बिंदुओं को इस 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में संकल्प में शामिल किया गया था। थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे इस अधिवेशन के बारे में। ये अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है लाहौर में हुआ था। ठीक है, इस लाहौर अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन पर संकल्प रखा गया कि गोलमेज सम्मेलन होगा, उस पर बात की गई। नेहरू कमेटी के आधार पर जो डोमिनियन राज्य के दर्जे की मांग थी उसे समाप्त करते हुए पूर्ण स्वराज की घोषणा इसमें की गई। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने डोमिनियन स्टेट की डिमांड की थी, लेकिन कांग्रेस के इस अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में यह कहा गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा इसी अधिवेशन में की थी। ये भी बिल्कुल सही है। और इसी में ये कहा गया था, इसी अधिवेशन में ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। और 26 जनवरी का दिन आप देखते हैं वर्तमान में भी हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दिन को देखो, संविधान का निर्माण पहले ही हो चुका था, लेकिन इस 26 जनवरी के ऐतिहासिक दिवस को याद करते हुए इंतजार किया गया और उसको लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि ये 26 जनवरी 1929 से ही प्रतिवर्ष भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था और इसी के तहत ये प्रतिवर्ष वर्तमान में भी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी। ठीक है, तो ये भी 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही डिसाइड किया गया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा इसी
अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ही यह कहा गया कि जब पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में भारत की विदेश नीति का संचालन भारत सरकार या भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी, जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। तो भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की बात, ये तीनों बातें जो हैं इस लाहौर अधिवेशन के संकल्प में शामिल थी। लेकिन अस्पृश्यता कानून जो है, अस्पृश्यता उन्मूलन का जो बात है, वो इसमें कहीं भी नहीं की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी काफी महत्वपूर्ण है, सुना होगा आपने इसके बारे में। तो ये बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था 1927 में? 1927 में जिसका गठन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। ऑप्शन बी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। और ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। इनमें से किस उद्देश्य के लिए इस बटलर कमेटी का गठन किया गया था? ठीक है, तो पहले इसका राइट आंसर, फिर उसके बाद व्याख्या। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है, इस बात पर सुझाव देने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था 1927 में। ठीक है, क्योंकि देशी रियासतों के साथ भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार के संबंध अगर सही नहीं होते तो फिर इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार की भारतीय शासन प्रशासन पर से नियंत्रण कमजोर पड़ जाता, क्योंकि देशी रियासतों का समर्थन ब्रिटिश सरकार को मिलना बहुत जरूरी था। अगर ब्रिटिश सरकार को भारत में स्थायित्व प्रदान करना था तो देशी रियासतों से समर्थन प्राप्त करना जरूरी था। अब जो स्थानीय कारण थे उनकी वजह से उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उनका और देशी रियासतों के बीच में बार बार कई मुद्दों को लेकर संघर्ष होता था। तो ये जो बटलर कमेटी है, इसका गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया गया था और इस कमेटी को कहा गया कि आप सुझाव दीजिए कैसे उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारा जा सकता है। और 16 दिसंबर 1927 को हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी में 2 और सदस्य शामिल थे, वो भी अंग्रेज थे। एक का नाम था होल्सवर्थ और दूसरे का नाम था सिडनी पील। ठीक है, इस समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ध्यान देना, गठन हुआ था 1927 में। 2 वर्षों तक अनेक राज्यों की इसने यात्रा की, वहां के लोगों से बातचीत करने के आधार पर फिर 1929 में इस बटलर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें इस समिति ने कही थी उनके बारे में भी जान लेते हैं। इस समिति ने बताया कि यह जो है यह मात्र एक समझौता नहीं बल्कि परस्पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसमें इस कमेटी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार सर्वोच्च सत्ता है जो रियासतों की रक्षा करती है। साथ ही साथ ये कहा कि राज्य का स्थानांतरण स्वयं समझौते के बिना भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश भारत की नई सरकार को नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि इस कमेटी ने ब्रिटिश सरकार को परम सत्ता स्वीकार करते हुए रियासतों को उनके प्रति उत्तरदायी मानने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारने से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किसने पहली बार भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ए, राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने। ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। ऑप्शन सी, सर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने। और ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। इनमें से किसने ये कहा था कि औपनिवेशिक स्वराज चाहिए? पहली बार ये डिमांड करने वाले इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
सर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने सबसे पहले भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज या डोमिनियन स्टेट की मांग की थी? सर तेज बहादुर सप्रू जो है ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे और M.R. जयकर हिंदू महासभा से संबंधित थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू रिपोर्ट, बीच में स्पेस दिया गया है जो आपको ऑप्शन से भरना है। नेहरू रिपोर्ट ... की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय क्या था, ये भी आपको यहाँ स्पेस है जो ऑप्शन से भरना है। कुल मिलाकर के पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई थी और इस का विषय क्या था। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है ये क्वेश्चन और ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश साम्राज्य से रिश्ता। मतलब दो बातें एक साथ आपको बतानी है कि नेहरू रिपोर्ट का की अध्यक्षता और इस नेहरू रिपोर्ट का विषय, है ना। तो ये इसीलिए दो पार्ट में ऑप्शन बटा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य का रिश्ता। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, भारत में स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं से संबंधित। और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित। अब नेहरू रिपोर्ट की बात आ रही है तो आपने पीछे के अगर प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट की जो पूरी कमेटी थी इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी और इसका जो विषय था, जिस विषय पर इसको काम करना था नेहरू रिपोर्ट को, वह था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की स्थापना की कैसे की जाए। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित अधिराज्य के संविधान की पहली रूपरेखा थी और 1928 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं से संबंधित विषय। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और अदर कोई भी स्टेट का जो आप एग्जाम देने वाले हैं, अगर इतिहास विषय से इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए आपको अपने इतिहास विषय को और स्ट्रॉन्ग करना है और उसको रिवीजन करना है कम समय में, तो उसके लिए ये क्रैश कोर्स बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। 65 लेक्चर और 65 से ऊपर ये 70 भी जा सकते हैं। मात्र 65 से 70 लेक्चर में पूरा भारतीय इतिहास प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को यहाँ पर समेटा गया है। क्विक रिवीजन के लिए, संपूर्ण इतिहास के रिवीजन के लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्रैश कोर्स के नाम से ये साकेत सिविल सर्विसेज ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ऐप पर जाकर के और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बच्चे अपने इतिहास विषय को किसी ऑप्शनल के लिए या किसी जीएस के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या टीजीटी, पीजीटी, एलटी या अदर स्टेट के टीजीटी, पीजीटी किसी भी पर्पस से आप अगर इसको तैयार करना चाहते हैं तो इतिहास विषय के संपूर्ण और क्विक रिवीजन के लिए बेहद लाभदायक है ये कोर्स। और ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे। ठीक है, ये जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से किस किस का संबंध इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है। कूट के आधार पर आपको उत्तर बताना है। 4 नाम में से पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड आचार्य नरेंद्र देव और फोर्थ जयप्रकाश नारायण। और इन्हीं को ध्यान में रख करके ये 4 कूट तैयार किए गए हैं। इन 4 कूट में से आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 और डी 3 और 4। तो राइट आंसर इसमें होगा पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इनका संबंध इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से संबंधित थे। ये इनके जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें इन दोनों के अलावा जो अन्य सदस्य थे उनके नाम है श्रीनिवास आयंगर,
ठीक है। और ये जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है, ये वास्तव में नेहरू रिपोर्ट समझौते के विरोध में की गई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो पीछे आपने पढ़ा है, उस नेहरू रिपोर्ट के समझौते के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन 1928 में किया गया था, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सम्मिलित थे इनके संस्थापक सदस्यों में। तो इस जो संगठन था, ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले भारतीयों को संगठित करना और उन्हें ब्रिटिश शासन की समाप्ति हेतु उनका समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, ये इस संगठन का, इस लीग का उद्देश्य था। बाह्य लोग जो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता के लिए सहायता करना चाहते हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन 1928 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर M.A. अंसारी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी M.K. गांधी या महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ है, उसकी अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर M.A. अंसारी ने इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जो कि फरवरी 1928 में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जो डॉक्टर अंसारी थे, ये जब इंग्लैंड प्रवास में थे, इंग्लैंड में थे, तो वहां पर इन्होंने ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, और जब ये इंग्लैंड से वापस दिल्ली आए तो यहां आकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की अध्यक्षता इन्होंने ग्रहण कर ली। यानी कि एक साथ ये कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, कांग्रेस के भी सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, दोनों की सदस्यता इन्होंने ग्रहण करी। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें डॉक्टर M.A. अंसारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1918 और 1920 में इन्होंने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई थी, और 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, इसके अध्यक्ष भी ये थे, डॉक्टर अंसारी थे। ठीक है, चलते हैं आगे। पीजीटी LT असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF के लिए रेगुलर बैच जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के चल रहे हैं, उनसे संबंधित ये इंफॉर्मेशन है। और इन दो सब्जेक्ट को उसके माध्यम से जो बच्चे अपने इनमें से किसी भी परीक्षा या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये फाउंडेशन बैच है, जिसमें पूरा एक बेसिक से लेकर के आपके एग्जाम के लेवल तक की पूरी यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। ये रेगुलर बैच है, और इसके पीछे जो बताया गया था वो क्रैश कोर्स था। तो इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैचेज ऑलरेडी चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर, और जो लोग अभी इसमें बीच में आएंगे उनको पूरी रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, तो किसी का कोई भी नुकसान इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए निम्न में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? ये वही नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू वाली जिसकी बात पीछे हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए किन किन बातों की अनुशंसा या किन किन बातों की जिक्र इसमें किया गया था, भारत के लिए क्या क्या चाहिए जिसकी बात इस नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। आपको इन तीन में से चुनाव करके बताना है। ठीक है, पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई, तीसरा है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान की अनुशंसा इसमें की गई। अब आपको बताना इसमें कौन कौन से सही है। देखो, ये जो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है, ये तो बिल्कुल नहीं कही गई थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेट की बात कही थी और पूर्ण स्वतंत्रता की बात यहाँ पर नहीं की गई थी। बाकी दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है जो नेहरू रिपोर्ट में शामिल था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड इसमें सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू रिपोर्ट ने भारत के अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन और संविधान में भारतीयों के लिए
मौलिक अधिकारों के प्रावधान की अनुशंसा की। ध्यान देना, भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग नेहरू रिपोर्ट में ही की गई थी। वही मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, तो इन मौलिक अधिकारों की मांग पहली बार नेहरू रिपोर्ट में ही की गई थी। और मौलिक अधिकारों की मांग में महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार जैसी बातें इसमें कही गई थी। लेकिन ये जो पहला वाला कथन है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सेकंड और थर्ड इसमें सही है। आंसर आपका यहाँ पर ये देखो ऑप्शन इन्होंने ए बी सी डी की जगह पर ए सी बी डी कर दिया है। तो आप परेशान ना हो बच्चों, ये जो बी सी है ना इसको बी कर लीजिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेकंड और थर्ड सही, इस पर फोकस किया करो, इसलिए हम यहीं पर बता देते कौन कौन से सही हैं। तो ये सेकंड वाला सही है और थर्ड वाला सही है। तो ये दोनों एक साथ हमें ऑप्शन बी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 18 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ठीक है, जिन्ना ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में या कौन से वर्ष होने वाले लीग के अधिवेशन में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा मोहम्मद अली जिन्ना ने? वर्ष 1927 में, ऑप्शन ए वर्ष 1927 में, ऑप्शन बी वर्ष 1928 में, ऑप्शन सी वर्ष 1929 में और ऑप्शन डी वर्ष 1930 में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा 1929 में। अब ये 1929 वाला जो फैक्ट है इसको जोड़िए, क्योंकि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी उनको राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। ध्यान देना, 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना ने क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि इस रिपोर्ट में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान नहीं था। अलग से धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर अलग से चुनाव कराए जाएं, इस बात को नेहरू रिपोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर के जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में उन्होंने 1929 जो कि अगले ही वर्ष हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि पहले नेहरू रिपोर्ट होगा उसके बाद ही ये 14 सूत्री कार्यक्रम होंगे। ऐसे करके आप लिंक कर सकते हैं, है ना, कि नेहरू रिपोर्ट के जवाब के रूप में जिन्ना ने अगले वर्ष यानी कि 1929 में होने वाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह 14 सूत्री कार्यक्रम या प्रस्ताव रखा था। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था लीग का? यह अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली में आयोजित होने वाले मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा और इसी में मुस्लिम लीग की भविष्य में क्या कार्यप्रणाली होगी इसको इन्होंने इसमें रखा था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित होना चाहिए? मतलब इनमें से वो कौन था जिन्होंने यहाँ पर स्वराज की एक कंप्लीट डेफिनेशन, स्वराज की एक संपूर्ण परिभाषा बताई और यह कहा कि स्वराज का मतलब है सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्ति, यानी कि विदेशी नियंत्रण किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार से विदेशी नियंत्रण से मुक्ति और संपूर्ण स्वतंत्रता को स्वराज की परिभाषा के रूप में परिभाषित करने वाले इनमें से कौन थे? ए मजहरुल हक, ऑप्शन बी मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन सी हकीम अजमल खां, हकीम अजमल, ये वाला मां हटा दीजिए, हकीम अजमल खां, और ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही नाम है वो है मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने स्वराज की परिभाषा को इस प्रकार से डिफाइन किया जिसमें किसी भी प्रकार के विदेशी नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो मौलाना हसरत मोहानी थे, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने विदेशी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त स्वतंत्रता को भारत के लिए डिफाइन किया, तब उन्होंने ये परिभाषा दी। और कांग्रेस का जो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो बात है ना जिसमें स्वराज की परिभाषा दी गई है हसरत मोहानी द्वारा, यह बात इन्होंने कहां पर कही? 1921 में अहमदाबाद में
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो CR दास ने की थी। ध्यान देना, अध्यक्ष ये नहीं थे, अध्यक्षता किसने की थी इसकी 1921 के अधिवेशन की? CR दास ने। तो CR दास की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने ये पूरी परिभाषा कहा कि स्वराज का मतलब क्या है, ये इन्होंने कांग्रेस के मंच से कहा। ठीक है, और ध्यान देना ये जो CR दास थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जिस समय ये आयोजन हुआ अधिवेशन उस समय CR दास जेल में थे, इसीलिए इनके स्थान पर हकीम अजमल खां ने इनके प्रतिनिधि के रूप में इसकी वास्तविक अध्यक्षता की थी, इस अहमदाबाद के अधिवेशन की। लेकिन ये जो परिभाषा है ये हसरत मोहानी द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? ये बात हम पीछे आपको बता चुके हैं। ए मोतीलाल नेहरू ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी महात्मा गांधी ने और डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के किनारे लाहौर में जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 को, उसी समय रावी नदी के किनारे इन्होंने अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया और वो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने अपने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और इसी में इन्होंने कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया कि अब पूर्ण स्वराज से कम हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी समय यह तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को भारत अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा और 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्र ध्वज को यहां पर फहराया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि कई कारणों से प्रसिद्ध है। तो वो कारण यहां पर लिखे गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से यह अधिवेशन प्रसिद्ध है इतिहास में। पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया। दूसरा है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के मध्य झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा है, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो 1929 के अधिनियम से संबंधित, 1929 के अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। आप देखेंगे इसमें केवल पहला है जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया, बाकी दोनों तथ्य इस अधिवेशन से संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। ठीक है, देखो इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, संकल्प पारित किया और इसी समय वर्ष 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की बात की गई। उसी से लेकर लगातार 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। और लेकिन ये जो उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़ा सुलझाने की बात है, ये 1929 नहीं बल्कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित है, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए ये वाला कथन गलत है। दूसरी चीज, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग को और द्विराष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, ना कि स्वीकार, इसलिए ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर के केवल पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन को किसने संगठित किया? खुदाई खिदमतगार संगठन को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, दूसरा है बी, अली बंधु, सी, अंसारी बंधु और ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम। आपको बताना है कि खुदाई खिदमतकार संगठन किसने स्थापित किया था या इसको किसने संगठित किया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अब्दुल गफ्फार खां ने। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी एक प्रश्न बना है, क्योंकि ये सीमांत प्रांत में वही काम कर रहे थे जो गांधी कर रहे थे। ठीक है, गांधी ने शेष भारत में जिस प्रकार से अपने सत्याग्रह और अन्य प्रकार के आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों को संगठित किया, ऐसा ही कार्य अब्दुल गफ्फार ने भारत के सीमांत क्षेत्र, उत्तर सीमांत प्रांत में किए, इसीलिए इनको सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना गया। ठीक है, ये जो अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया, और इस खुदाई खिदमतगार के अलावा इन्होंने एक पख्तून नामक पत्रिका का संपादन किया, जो कि पश्तो भाषा में थी। और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खुदाई खिदमतगार से एक क्वेश्चन इसके बाद आ रहा है, जिसकी व्याख्या हम यही बताई दे रहे हैं। इसे लाल कुर्ती सीमा भी, सेना भी कहा गया था, लाल कुर्ती सेना भी कहा गया था, क्योंकि इनकी जो ड्रेस थी लाल कुर्ती थी, इसलिए लाल कुर्ती सेना या खुदाई खिदमतगार संगठन एक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, जिसकी व्याख्या यहाँ हमने बताई। तो लाल कुर्ती धारियों या खुदाई खिदमतगार का कार्य खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संयोजित था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थक था। इसका क्या उद्देश्य था? तो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को इस सीमांत प्रांत में प्रचलित करने का कार्य किया था। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो लाल कुर्तीधारी थे या खुदाई खिदमतगार था, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्यों ये संगठन बनाया गया और क्या कार्य था इनका? पहला था ए, आतंकी एवं, यहाँ आतंकी कर लीजिए, आतंकी एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना। बी, कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार करना। ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम सीमांत भाग में सरकार के सैन्य अभियानों का विरोध करना। कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार के सैन्य अभियानों का विरोध करना। और ऑप्शन डी, अर्ध सैनिक बलों का गठन करना। देखो, वास्तव में इसका जो उद्देश्य था, क्योंकि ये एक सैन्य संगठन के रूप में संगठित किया गया था, तो अर्ध सैनिक बलों के रूप में इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में खुदाई खिदमतगार की आर्मी तैयार की गई थी, जिन्हें लाल कुर्तीधारी कहा गया था, और इनका नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, ये जो अब्दुल गफ्फार खान थे, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करते थे, और इस लाल कुर्तीधारी संगठन के माध्यम से इन्होंने सीमांत प्रांत में राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ाने का कार्य किया, जिसके लिए अर्धसैनिक बलों के रूप में लाल कुर्तीधारियों का गठन किया गया था। ठीक है, और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटेन की जो गतिविधियां थी उनका विरोध किया, और राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवादियों का सहयोग किया। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा की शुरुआत हो गई है यहाँ पर। तो दांडी यात्रा आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आया है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 24 दिन, और ऑप्शन डी 30 दिन। ठीक है, तो ये 24 दिन चली थी, बहुत फेमस है ये फैक्ट, आपको पता ही होगा। दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। और थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से जान लें कि गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च, ये तारीखें आगे बहुत पूछी जाएंगी, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से ये दांडी यात्रा, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी यात्रा इन्होंने शुरू की, और 6 अप्रैल 1930 को ये पूरी हुई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, जिसके साथ ये यात्रा पूरी हुई, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो कुल 24 दिन ये यात्रा चली। इन 24 दिन में गांधी जी सहित 78 लोगों ने भाग लिया था, और ये लगभग 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। गांधी जी पैदल चल चल के ही कितने दुबले पतले हो गए थे ना, बहुत चलते रहते थे। 390 दिनों की ये पैदल यात्रा थी, 241 मील, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, 241 मील या 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। और इस यात्रा में शामिल अन्य जो लोग थे, उनमें कमला देवी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, ये कुछ और इसमें लोग थे जो शामिल थे। तो ये यात्रा 24 दिन चली। आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और व्याख्या आगे हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ठीक है,
गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन बी, सरकार के सत्ता की कटौती करना, या सरकार के जो एक सत्ता पर नियंत्रण था उसमें कमी करना। सी, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। डी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य जो है वो वास्तव में क्या था? नमक सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, नमक कानून को तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और नमक कानून को इसलिए तोड़ना जरूरी था कि इस समय ब्रिटिश सरकार के अलावा अन्य किसी को, यानी कि किसी भी भारतीय को, चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी हो, उसे भारत में नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। नमक के व्यापार पर अंग्रेजों ने एकाधिकार कर लिया था, मोनोपोली कर ली थी। नमक जैसी मूलभूत वस्तु की आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण था, इनके उत्पादन और आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों का था। इसी का विरोध करते हुए गांधी जी ने दांडी मार्च के द्वारा नमक सत्याग्रह किया और स्वयं नमक बनाकर के नमक कानून तोड़ा और ये कहा कि नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड से आने वाले नमक या ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नमक को ही हमें खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत महंगा होता था, क्योंकि इस पर बहुत सारे टैक्स भी लगाए गए थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? ए, बंबई सत्र, सत्र मतलब अधिवेशन, कुल मिलाकर के पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने का अधिकार दिया गया? ए, बंबई सत्र, बी, लाहौर सत्र, सी, लखनऊ सत्र और डी, त्रिपुरी सत्र। तो आपने पीछे देखा था कि लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1929 का, इसी 1929 के लखनऊ अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की बात भी कही गई थी। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए आंदोलनों को तिथि के अनुसार क्रमानुसार लगाइए, तिथि के आधार पर। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं अगर इनका लिंक आप एक दूसरे से जोड़ पाए। लिंक क्या होता है? लिंक का मतलब होता है एक घटना क्रिया होती है और दूसरी घटना उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो पहले क्रिया वाली घटना होगी, फिर प्रतिक्रिया होगी। तो आप इन चारों में से पहले सबसे पहले क्या हुआ है उसको आप ढूंढेंगे, उसके बाद फिर क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो। तो आप देख रहे हैं कि इनमें सबसे पहली घटना जो है वो खिलाफत आंदोलन की हुई है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में जब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई, उसका प्रयोग करते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। उसके बाद फिर भारत में और तमाम घटनाएं हुई। फिर उसके बाद नमक आंदोलन तोड़ा गया और फिर इनमें तीसरे स्थान पर क्या हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। और फिर 1942 में इनमें सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। अब बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हैं सही क्रम क्या है। 2-3, ठीक है, 2-3-1-4। चलो, 2-3-1-4 मिल गया आपको। बस रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो आपने इतिहास अगर पढ़ा है तो आप तो जानते ही हैं कि खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन से पहले ही हुआ था, बाद में नहीं। क्योंकि असहयोग आंदोलन में उस हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता का प्रयोग गांधी जी ने किया, जो कि खिलाफत आंदोलन के दौरान तैयार किया जा चुका था। पीछे के एपिसोड में जाकर के देखेंगे प्रैक्टिस सेट में, तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था। पीछे तारीख अभी हमने बताई थी, तो आपको दांडी मार्च आरंभ करने की तारीख बतानी है। किस तारीख को गांधी जी ने दांडी मार्च का आरंभ किया था? ठीक है, बहुत आसान है, पता चल गया होगा अब तक। जी हाँ, ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया। और ये पूरा कब हुआ था? ये भी यहां पर एक बार फिर से जान लो, ये पूरा हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी चीजें हम पीछे आपको बता चुके हैं। इस दांडी मार्च के रूप में नमक आंदोलन को तोड़ने का कार्य किया, नमक कानून को तोड़ने का कार्य किया। और इसी के बाद फिर सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता था कि हम
अब आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, विनय के साथ आज्ञा का उल्लंघन, सविनय अवज्ञा। असहयोग में क्या था, ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा में क्या था, हम न केवल असहयोग करेंगे बल्कि कानून भी तोड़ेंगे। अवज्ञा का मतलब ही होता है कि अब हम कानून तोड़ेंगे, है ना। और फिर बाद में भारत छोड़ो। आप देखिए कैसे गांधीवाद बदल गया है, असहयोग से लेकर के भारत छोड़ो तक गांधी की नीतियों में एकदम आक्रामकता दिखाई पड़ रही है। जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार की आक्रामकता सामने आने लगी, गांधीवाद भी बदलता गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने ये कार्य जो है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की थी? इसका भी आंसर बहुत सरलता से आप बता देंगे क्योंकि व्याख्या पीछे पड़ चुके हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च का आरंभ किया था, जिसमें 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने एक लंबी पैदल यात्रा की और गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी नामक गांव में पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को इसे पूरा किया। एक चीज यहां पर जान लें कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की इस दांडी यात्रा की जो तुलना है वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाली यात्रा से की है। ठीक है, तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए एक नेपोलियन को तुलनात्मक रूप से लिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, भारत का वायसराय, यही वायसराय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भी था। ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड रीडिंग और डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो आपको पता ही है कि इस समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसी लॉर्ड इरविन के समय में भारत में साइमन कमीशन भी आया था, इसी के समय में दांडी मार्च हुआ, इसी के समय में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुए, आगे आएंगे ये सारी चीजें। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, और आगे बात करेंगे सेट नंबर 72 में कंटिन्यूअस, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आधुनिक भारत का अभ्यास यहाँ पर चल रहा है, तो इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।